बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में सुपरपोजिशन अप्रोच और अनाइलेटर अप्रोच के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो राइट साइड में फंक्शन आता है जी ऑफ एक्स किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ओ जी ऑफ एक्स कुछ मखसूस किस्म का होता है। अगर उस मखसूस किस्म के अलावा कोई और जी ऑफ एक्स आ जाए तो फिर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट के तरीके से हल नहीं कर सकते। दोबारा यहाँ पे रिमार्क्स में ये बात हम पढ़ेंगे। ये देखें, द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स is not applicable to linear differential equation with variable coefficients, nor is it applicable to linear differential equation with constant coefficients when g of x is a function such that g of x is equal to log of x, g of x is equal to 1 over x, g of x is equal to tangent x, g of x is equal to sin inverse x। ठीक है, देखिए वहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ते थे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये देखें, एल ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। ये जो जी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये जी ऑफ एक्स मखसूस किस्म का होता था। या जी ऑफ एक्स की जगह मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता, या कोई साइन एक्स वाला फंक्शन आता, या कोई कॉस एक्स वाला फंक्शन आता, या कोई पोलिनोमियल आता। ठीक है, मखसूस किस्म के फंक्शन आ जाते थे तो उसको फिर हम हल कर लेते थे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए, लॉग एक्स हो या 1 ओवर एक्स हो या टेंजेंट एक्स हो या साइन इनवर्स एक्स हो या सेकेंड एक्स हो या कोसेकेंड एक्स हो, तो उसको फिर हम किस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के तरीके से हम इस तरह की इक्वेशन हल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो log x वाले हैं 1 ओवर एक्स, log x, टेंजेंट एक्स, इसको हल करने के और भी तरीके हैं जिसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। हम सेकेंड पढ़ते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द इनपुट जी ऑफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ दिस लास्ट काइंड मेंशन इन 1 विल बी कंसिडर्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, वी स्टेटेड अबाउट दैट द मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट हैज टू disadvantages। ठीक है, द फर्स्ट disadvantage इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट हैव कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। उसके कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट ना हो तो फिर हम उसको अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट के तरीके से हल नहीं कर सकते। दूसरी बात, द फंक्शन जी ऑफ एक्स मस्ट बी ऑफ द टाइप मेंशन्ड यानी रिक्वायर्ड इन अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। जी ऑफ एक्स वही बात जो अभी मैंने आप लोगों को बताई कि राइट साइड पे जो फंक्शन आता है उसका एक मखसूस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर ना हो तो फिर हम उसको अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स के तरीके से हल नहीं कर सकते। अच्छा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इज अ वे also to obtain a particular solution yp for the non-homogeneous differential equation। अच्छा, ठीक है, आगे जाते हैं। ये देखें, let us consider a second order linear differential equation non-homogeneous with variable coefficients। सबसे पहले एक पार्टिकुलर केस लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पे अब जो ये कोफिशिएंट्स हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये अब वेरिएबल्स हैं यानी एक्स के फंक्शंस हैं। ठीक है,
अच्छा, यानी ये एक जनरलाइज्ड केस हो गया अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट्स का, कि अगर उस तरह का कोई इक्वेशन हमारे पास आ जाए तो उसको भी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल ये जो फंक्शन है a2 ऑफ x या a1 ऑफ x या a0 ऑफ x, इसको हम किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाई a2x एंड पुटिंग इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट a2 ऑफ x नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देखें, दोनों साइडों को हम a2 ऑफ x पर डिवाइड करते हैं, नतीजे के तौर पे ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, जहाँ पर p ऑफ x इसकी जगह आया है, ठीक है, और q ऑफ x इसकी जगह आया है, और f ऑफ x इसकी जगह आया है, ठीक है। अच्छा, ठीक, ये p ऑफ x है, q ऑफ x है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, टू सॉल्व वन वी हैव टू सॉल्व टू, इसको हल करना या इसको हल करना दोनों एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये एक फार्मूला हमने याद रखना होगा, ये फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को हल करने के लिए y p of x is equal to minus y1 integral y2 f of x Wronskian of y1 y2 d of x plus y2 integral of y1 f of x divided by Wronskian of y1 y2, ठीक है, ये एक फार्मूला है। अच्छा, where y1 and y2 are the two independent solution for homogeneous part, जो हम होमोजीनियस पार्ट के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, उसमें जो y1 आप लोगों को दिखाई दे रहा है और y2 दिखाई दे रहा है, y1 और y2 वहाँ से हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। अच्छा, और इसके बाद रॉन्स्कियन क्या है? रॉन्स्कियन एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का, y1 और y2 का, ठीक है, यहाँ पर 2 भी है y के साथ, जो कि हम डिटरमिनेंट मेट्रिक का जो डिटर्मिनेंट होता है उस फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। ऊपर दो फंक्शन लिखते हैं y1 y2, नीचे y1 प्राइम y2 प्राइम। तो आप लोग यहाँ पर इस बात को नोट कर सकते हैं कि जो नीचे रो है उस रो में फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव तक हम जा चुके हैं, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कौन सी डेरिवेटिव है, उसमें सेकंड आर्डर की डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वहाँ पर। यानी अगर सेकंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई हो तो हम रॉन्स्कियन में कहाँ तक जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे, फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक। अच्छा, तो इस फार्मूले के ज़रिए एक बहुत बेसिक चीज़ है जो हमें सिर्फ ये याद रखनी होगी, और हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके ज़रिए हल करेंगे, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ को फिर हम आगे लेके जाएंगे और इसको जनरलाइज करेंगे। अच्छा, अब देखिए, एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू ई पावर 2x। ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, इस किस्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट के तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो कांस्टेंट आ जाते हैं कोफिशिएंट्स में, ठीक है, उसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के तरीके से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन की जगह भी यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन आ गए हैं। अच्छा, अब देखें, अगर हम इसको हल करना चाहें, ठीक है, हमें पता है कि जनरल सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में होती है yc प्लस yp, वेर yc is the complementary function associated with homogeneous part and yp is the particular solution associated with
नॉन होमोजीनियस पार्ट, ठीक है। अच्छा, वाई सी को हम इजीली इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उन रूट्स की बुनियाद पर अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट है तो उसका अलग फार्मूला है, अगर वो रियल और सेम है, दोनों इक्वल है, तो उसका फार्मूला ये है, देखिए। और अगर वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स की शक्ल में है तो उसका एक अलग फार्मूला है जिसमें साइन और कॉस एक्स आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने यहाँ पर ये बनाया जिसमें y1 e पावर 2x, ये देखिए ये y1 है, और y2 x e पावर 2x आ गया है। इस फार्मूले को डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर, जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए उन्हें फार्मूला पड़ा वो ये है, लेकिन इसमें अब हम देख सकते हैं कि रॉन्सकिन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी होगी। रॉन्सकिन जो कि बराबर होता है y1 y2, ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये y1 के डेरिवेटिव की वैल्यू, ये y2 की डेरिवेटिव की वैल्यू, ठीक। अब ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते हैं जिस तरह आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। e पावर 2x और ये मल्टीप्लाई कर लें, माइनस ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे नतीजे के तौर पे e पावर 4x बाकी बच जाएगा, जो कि नॉन ज़ीरो है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो सोल्यूशन है ये दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का या इंडिपेंडेंट फंक्शंस का रॉन्सकिन जो होता है वो हमारे पास हमेशा नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है। तो y1 y2 की रॉन्सकिन की वैल्यू e पावर 4x आ गई। अब हम फार्मूले में पुट कर सकते हैं। ये देखिए फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की है। yp इज इक्वल टू माइनस e पावर 2x इंटीग्रल x e पावर 2x। ये देखें ये y1 की वैल्यू हो गई माइनस y1, ये y2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये f ऑफ x की वैल्यू है। आप लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को, जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है, तो f ऑफ x की वैल्यू ये हो गई, नीचे रॉन्सकिन की वैल्यू है, ये मेरे पास y2 की वैल्यू हो गई ये वाली, ठीक है। और ये y1 की वैल्यू हो गई, ये f ऑफ x की वैल्यू हो गई, नीचे रॉन्सकिन की वैल्यू है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे दूसरे के साथ तो इंटीग्रल में ये चीज़ सिर्फ रह जाती है, और ये सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको हम हल करते हैं, ये आ जाता है हमारे पास e पावर माइनस e पावर 2x, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास बाकी बच जाते हैं, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो इस फॉर्म में आ जाता है। yp की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, इस फॉर्म में है। अब yc और yp, ये yc है, ठीक है, ये वाली वैल्यू yc और ये वाली वैल्यू yp, यानी जनरल सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने यहाँ पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के तरीके से फाइंड आउट किया है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन y ऑफ y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू सेकेंड 2x। फर्ज करें अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, ये देखें, अच्छा क्या है, y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू सेकेंड x, सेकेंड 2x। एक दफ़ा फिर मैं देखना चाहूँगा, y डबल प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू सेकेंड 2x। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है। फ़र्ज़ करें मैं इसको 1 का नाम दे रहा हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। अच्छा, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आप लोग देख सकते हैं कि y डबल प्राइम के साथ जो a2 ऑफ x है उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि
डायरेक्ट मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से इसको हल करूँगा कि y बराबर है वाई सी प्लस वाई पी। एक बात, अच्छा वाई सी ये क्या है, ये हम कहाँ से फाइंड करें? वाई सी बराबर होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एसोसिएटेड विद व्हाट, एसोसिएटेड विद होमोजीनियस पार्ट। ठीक है, यानी वाई सी हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे। जो लेफ़्ट साइड है मेरे पास, इसको ज़ीरो के बराबर पुट किया। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो कैसे आता है मेरे पास? y डबल प्राइम की जगह एम स्क्वायर प्लस 4y की जगह 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यूँ लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइडों का, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, यानी m1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 आयोटा और m2 की वैल्यू मेरे पास आ गई -2 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है कि जो जनरल सोल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, जब मेरे पास रूट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ जाते हैं, ये देखिए अब मेरे पास रूट जो आ गए हैं ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। ठीक है, तो उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है C1 cos आयोटा m1x प्लस C2 sin आयोटा m2x। जब आप लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ये देखिए ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। सोल्यूशन क्या है मेरे पास? जनरल सोल्यूशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो ये है C1 cos आयोटा m1x प्लस C2 sin आयोटा m2x। ठीक है, आप लोग पुट कर लें, m1 की जगह 2 आयोटा पुट कर लें, तो ये 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस, लेकिन माइनस काज में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर बाकी रह जाएगा m2। ठीक है, यानी वाई सी इस फॉर्म में आ जाता है C1 cos आयोटा अपनी जगह m1 की वैल्यू पुट कर लें 2 आयोटा टू 2 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर या -2। ठीक है, -2 काज में माइनस, आप लोगों को पता है कि काज ऑफ -x इज इक्वल टू काज ऑफ x, तो यहाँ पर सिर्फ 2x रह गया, प्लस C2 यहाँ पर भी साइन 2x ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है तो उसको ख़त्म करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एसोसिएटेड विद होमोजीनियस पार्ट। अच्छा, वाई पी किस तरीके से हम फाइंड करें? वाई पी के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है ये वाला फार्मूला। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अलावा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप लोग सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर लें, लेकिन इसके लिए पहले रॉन्सकियन का फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो रॉन्सकियन सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ, रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 इसको कैसे हम फाइंड करते हैं? y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम, और ये एक डिटर्मिनेंट है। तो y1 की वैल्यू क्या है? ये असल में y1 है, ये वाली वैल्यू cos 2x
y2 की वैल्यू क्या है, ये असल में y2 है sin 2x, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं y1 के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करूँगा तो cos 2x की डेरिवेटिव मेरे पास आती है -2 sin 2x, और यहाँ पर y2 प्राइम की वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर sin 2x की डेरिवेटिव क्या आती है 2 cos 2x, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x, ये बाकी रह जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x जो कि 1 के बराबर है, यानी 2 के बराबर आ जाएगा। और रॉन्स्कियन मेरे पास किस चीज़ के बराबर आता है, 2 के बराबर आता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये फाइंड आउट कर चुके हैं। तो रॉन्स्कियन इसकी जगह हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 और y2 तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि cos 2x और sin 2x अभी मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, ठीक है। ये y1 और ये y2 की वैल्यू है, और इसके अलावा आप लोगों के पास y2 y1 f(x) बाकी बच जाता है, और f(x) आपके पास क्या है, सेकेंड 2x राइट साइड पे जो मेरे पास आया है ये वाला सेकेंड 2x, तो आप लोग पुट कर लें, सिंपल इंटीग्रेशन रह जाता है sin 2x और सेकेंड 2x, ये आ जाता है टेंजेंट 2x। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती है, cos और सेकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, 1 रह जाता है, ठीक है। sin 2x बाहर है, इस इंटीग्रेशन को हल कर लें सिंपल सा, और ये मेरे पास yp की वैल्यू आ जाती है। जनरल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन की बराबर है एक दफ़ा फिर yc प्लस yp गए तो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये yc की वैल्यू है और ये yp की वैल्यू मेरे पास आ गई है, ठीक है। ये मेरे पास सोल्यूशन है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ठीक है, या जिसके राइट साइड का फंक्शन उसका वो स्पेशल टाइप्स में ना आए, जो टाइप्स हम पढ़ते थे अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट में, ठीक है, इस तरह के इक्वेशन को आप लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के तरीके के ज़रिए हल कर सकते होंगे। या आप लोगों ने ये तरीका सीख चुका होगा, ठीक है। अच्छा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हायर ऑर्डर, चलो इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए ये काफ़ी है आज के लिए। आप लोग ये जो है एक्सरसाइज, ये इन क्वेश्चंस पे ज़रा ट्राई कर लें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है।